नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आमंड और कोलमैन के द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में उसके द्वारा विकसित संभाव्यता सिद्धांत की चर्चा करेंगे और साथ ही उनके द्वारा विकासशील समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया उसका भी अध्ययन करेंगे और साथ ही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का आलोचना और मूल्यांकन भी प्रस्तुत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि आमंड और कोलमैन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न प्रकारों के अध्ययन पर संरचनाओं की अपेक्षा अधिक बल प्रदान करते हैं। उनके अनुसार विकासशील समाजों में राजनीतिक प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न करते हैं और समाज से संबंधित जो प्रकार्य हैं अर्थात वे प्रकार्य जिन्हें कि हम राजनीतिक प्रकार्य कहते हैं और जिन्हें सामान्य व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्था की तरफ जाना है या उसमें प्रवेश करना है, उन प्रकारों का अध्ययन करना अधिक आवश्यक है। और इन प्रकारों में उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, राजनीतिक स्वरूपीकरण, राजनीतिक समूहीकरण और राजनीतिक संचार, ये 4 प्रकार के निवेश प्रकारों की बात कही थी। आमंड और कोलमैन की विशेषता ये है कि उन्होंने अपने इन 7 प्रकारों के आधार पर विभिन्न संरचनाएं कैसे काम करती हैं यह पता लगाना और साथ ही अलग अलग देशों में इन प्रकारों को किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है या उनका निष्पादन का तरीका क्या है, वो किस प्रकार से घटित होते हैं, उनके घटित होने की शैली प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी सामान्य व्यवस्था से प्रभावित रहती है, समाज की सामान्य संस्कृति उस पर प्रभाव डालती है और समस्त नागरिकों का या जो जनता का एक स्वाभाविक जो समाजीकरण होता है उसके आधार पर ही ये निवेश प्रकार्य संपादित होते हैं। इसलिए हर राजनीतिक व्यवस्था में इन प्रकारों को अलग अलग प्रकार से संपादित किया जाता है। आमंड और कोलमैन की रुचि इसी बात में है कि वे विभिन्न प्रकारों को जो भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से संचालित किया जाता है उसके परफॉर्मेंस के तरीके को पकड़े और उसके आधार पर वो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। विभिन्न व्यवस्थाओं के निष्पादन शैली के आधार पर उन्होंने अपने राजनीति का संभाव्यता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जो संभाव्यता सिद्धांत या पॉसिबिलिटी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, यह जो उन्होंने बताया है, इसमें उन्होंने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को जिस आधार पर कार्यों को परफॉर्म करना है उन आधारों की बात कही गई है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो सर्वाधिक विकसित या आदर्श राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें क्या गुण होने चाहिए और उसके वो 5 आधार प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला किसी भी विकसित राजनीतिक व्यवस्था का गुण होता है उसकी सार्वभौमिकता, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किए जाने वाले सभी 7 प्रकार के जो प्रकार्य हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात वो पूरे समाज में पूरी तरह से व्यापक रहते हैं और पूरा समाज उनमें भाग लेता है उनको करने में और पूरे समाज पर प्रभाव डालते हैं और पूरा समाज राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। तो कुल मिलाकर के सार्वभौमिक का अर्थ ये है कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक जब व्यवस्था में किसी न किसी तरह से हिस्सा बनता है तब वो सार्वभौमिक प्रकृति का प्रकार्य होता है। दूसरा उन्होंने बताया है उसके विसरण के आधार पर, अर्थात विश्रित या डिफ्यूज्ड फंक्शन। डिफ्यूज्ड जो शैली होती है किसी भी प्रकार्य को करने की, उस शैली के अंतर्गत उसका जो प्रसार है वो व्यवस्था के सभी घटकों पर समान रूप से हो जाता है, अर्थात जो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जिन लाभों का वितरण किया जाता है वे लाभ कमोबेश रूप में
पूरे समाज तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। जो मांगे हैं जो समाज से राजनीतिक व्यवस्था में जाएंगी, वे मांगे क्या पूरे समाज से समान रूप से आ रही है या केवल एक वर्ग से ही आ रही है। तो दूसरा जो आधार उन्होंने बताया है वो है विश्रित, और जो तीसरा आधार है वो है उपलब्धि के दृष्टिकोण से उपलब्धि प्रधान। क्या राजनीतिक व्यवस्था किन्हीं विशेष उद्देश्यों को लेकर के चलती है, और यदि हाँ तो क्या वे उन उद्देश्यों को अपनी उपलब्धियों में कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी कि जिन उद्देश्यों को, लक्ष्यों को उन्होंने लेने की बात कही थी, क्या वे इन्हें निश्चित अंतराल में हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो उसके आधार पर उद्देश्य उन्मुख या उपलब्धि प्रधान। और चौथी जो विशेषता होती है किसी भी विकसित राजनीतिक व्यवस्था में, वो विशेषता होती है भावात्मक तटस्थता, अर्थात यह पूरी तरह से लौकिक दृष्टिकोण से युक्त होती है। किसी भी प्रकार के विचलन करने वाले जो भावात्मक उद्वेग होते हैं उनसे राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होती। और जो पांचवा जो परफॉर्मेंस का स्टाइल जो है वो है किसी भी व्यवस्था में इस बात से तय होता है कि वो जो व्यवस्था समुदाय उन्मुख हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था पूरे समाज के लिए बनी है, तो पूरा समाज उस राजनीतिक व्यवस्था से कुछ अपेक्षा करता है। राजनीतिक व्यवस्था क्या पूरे समाज की या पूरे देश के जो सामान्य व्यवस्था है उस समुदाय की अपेक्षाओं की पूर्ति कर पा रही है या नहीं कर पा रही। यह है गुण उसमें समुदाय उन्मुख होने का गुण। अब इस आदर्श श्रेणी में सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं तो नहीं हो सकती। अब विकासशील समाजों का अध्ययन करते समय आमंड और कोलमैन ये देखने का प्रयास करता है कि इन प्रत्येक में से किस स्थान पर किसी विशेष देश की राजनीतिक व्यवस्था स्थित है। एक छोर पर पूरी तरह से विकसित राजनीतिक व्यवस्था है और दूसरे छोर पर पूरी तरह से अविकसित राजनीतिक व्यवस्था है। अर्थात एक छोर पर यदि सार्वभौमिकता का उद्देश्य है, सार्वभौमिकता है व्यवस्था में, तो दूसरे छोर पर एक देशीय है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से अविकसित होती है, उसमें सार्वभौमिकता का लक्षण नहीं होता, वह केवल कुछ वर्गों तक ही संबंधित होती है, केवल कुछ कुलीन वर्गों को ही लाभ पहुंचाने के लिए होती है, जैसा कि राजतंत्रों में या आदिम कबीलाई समाजों में देखा जा सकता है। दूसरा, जब विकसित राज्य व्यवस्था विस्तृत होती है, यानी कि उसका प्रसारण या वो पूरे समाज में अच्छी तरह से पैर जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो आदिम समाज होते हैं, आदिम समाजों में राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से विशिष्ट होती है। अर्थात वो पूरे समाज के लिए नहीं, लेकिन कुछ निहित स्वार्थी तत्वों तक ही या निहित तत्वों तक ही विद्यमान रहती है। तीसरी विशेषता जो है वो यदि उपलब्धि प्रधान है या उद्देश्य उन्मुख है, यदि एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था, तो अविकसित राजनीतिक व्यवस्था का गुण होगा कि वो पूरी तरह से आरोपित होती है। अर्थात उनमें कोई निश्चित उद्देश्यों को पहले से निर्धारित नहीं किया जाता, कुछ उद्देश्यों का आरोपण ऊपर से जरूर कर दिया जाता है, उनको थोप दिया जाता है, भले ही अंदर से उन्हें पूरा करने की इच्छा स्वयं व्यवस्था की हो या न हो, लेकिन दिखाने के लिए उनको नागरिकों पर थोप दिया जाता है। और चौथा है भावात्मक तटस्थता, और इधर अविकसित समाजों में ये पूरी तरह से भावात्मक होते हैं। कुछ ऐसे धर्म संबंधी मुद्दे हो सकते हैं, कुछ परंपराओं संबंधी मुद्दे हो सकते हैं, कुछ संस्कृति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं वो अपनी बात मनवाने का प्रयास करती हैं आदिम समाजों में। और जो पांचवा बिंदु है समुदाय उन्मुख, उसमें भी जो अविकसित व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरह से स्वकीय उन्मुख होती हैं, अपने तक ही, अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए सोचती हैं, अपनी आगे की पीढ़ियों को फिर से राजनीतिक व्यवस्था में कैसे लाया जाए, केवल वो उसके बारे में ही सोचती हैं। तो इस प्रकार से आमंड और कोलमैन अपना जो संभाव्यता सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं
उस संभाव्यता सिद्धांत में एक छोर पर विकसित राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, दूसरे छोर पर अविकसित राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। विभिन्न जो विकासशील समाज हैं वे इन दोनों छोरों में बीच में कहीं स्थापित होते हैं। कुछ विकसित की तरफ अधिक पहुंच चुके होते हैं, कुछ समाज अभी भी आदिम की तरफ होते हैं, कुछ कहीं बीच में संक्रमण काल की स्थिति में होते हैं। इस प्रकार सभी विकासशील समाज एक प्रकार से संक्रमण की स्थिति में होते हैं। ये अपनी आदिम की विशेषताओं को छोड़ करके आधुनिक की विशेषताओं की तरफ गमन कर रहे होते हैं। और इसी संभाव्यता सिद्धांत के आधार पर आमंड और कोलमैन ये बताते हैं कि यदि उनके द्वारा जो प्रकार्य संपादित किए जा रहे हैं, जो 7 प्रकार के प्रकार्य, उन प्रकार्यों का इन 5 प्रकार के सेट के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए। जैसे कोई प्रकार्य यदि किया जा रहा है तो क्या वो उद्देश्यपरक है या नहीं है, क्या वो पूरे समाज तक विस्तृत हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसमें भावात्मकता का तत्व तो नहीं है, क्या वो कोई छोटे छोटे संवेगों से तो विचलित नहीं हो रहा है, या वो समुदाय उन्मुख हो रहा है। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकार्य को इस संभाव्यता सिद्धांत की कसौटी पर रख करके उसका विश्लेषण किया जाता है और उसका परिणाम यह होगा, आमंड और कोलमैन ने स्वयं ये करके देखा और उसके आधार पर इतनी प्रकार के तथ्य और आंकड़े विभिन्न विकासशील समाजों के अध्ययन से इकट्ठे हो गए कि आने वाले शोधार्थियों के लिए जो इस विषय पर शोध करना चाहते हैं तुलनात्मक राजनीति में, उन शोधार्थियों के लिए बहुत अधिक सामग्री का संकलन हो चुका है और वो और अधिक तुलनात्मक विशेषताएं बता सकते हैं। आमंड और कोलमैन ने इस संभाव्यता सिद्धांत के इस फ्रेमवर्क के आधार पर स्वयं एडवर्ड शील्स से प्रभावित होकर के उसी के प्रकारणा को अपनाते हुए उन्होंने 5 प्रकार के विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं की चर्चा की है। सबसे पहले कैटेगरी में वो जो है वो राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र विकासशील समाजों में सर्वाधिक विकसित समाजों के निकट पहुंचे हुए राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और इनमें वो जापान, इजराइल और भारत का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पे जो राजनीतिक प्रजातंत्र हैं वे विकसित देशों के काफी निकट पहुंच चुके हैं। दूसरी श्रेणी में वो जिन विकासशील समाजों को रखते हैं वो है अभिभावकीय प्रजातंत्र। अभिभावकीय प्रजातंत्र का अर्थ है कि वहाँ की जो कार्यपालिका है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह, संरक्षक की तरह उसका व्यवहार रहता है और वो संरक्षक की तरह ही अपनी बातों को जबरदस्ती अपनी प्रजा से मनवाने का प्रयास करती है। इस कैटेगरी में आमंड और कोलमैन घाना और नाइजीरिया और अफ्रीका के देशों को रखते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो है सर्वाधिकारवादी जो है अल्पतंत्र। सर्वाधिकारवादी जो अल्पतंत्र हैं उनका उदाहरण है फांसीवादी जर्मनी या नाजी जर्मनी या फांसीवादी इटली या वर्तमान में उत्तरी कोरिया, जहां पर पूरी तरह से एक साम्यवादी दल या एक ही राजनीतिक दल पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा करके सारे अधिकार लेकर के उस पर बैठता है। और जो अगली कैटेगरी है वो है सैनिक अल्पतंत्रों की। और इन अल्पतंत्रों में ये होता है जैसा कि हम पाकिस्तान और बर्मा और सूडान, टर्की, इन देशों का उदाहरण हम देख सकते हैं कि ये जो अल्पतंत्र हैं ये अल्पतंत्र किसी न किसी प्रकार के चाहे तो धर्म के द्वारा या सेना के द्वारा जो है वो आरोपित होते हैं। और जो 5वीं प्रकार के अल्पतंत्र हैं वो हैं परंपरागत अल्पतंत्र, अर्थात उनमें आदिम समाजों की परंपरागत व्यवस्थाएं अभी भी बहुत अधिक प्रभावित हैं। वो पूरे समाज को परंपरागत दृष्टिकोण से ही राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। कानून की अपेक्षा परंपराएं अधिक महत्व रखती हैं जनता के सामने। और इसका उदाहरण है नेपाल, भूटान जैसे देश जहां पर परंपरा अभी भी विद्यमान है। किंतु इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के पश्चात आमंड और कोलमैन एक इस संभावना पर भी बल देते हैं
कि प्रत्येक समाज एक स्थिति से निकल करके दूसरे स्थिति की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। हो सकता है कि कोई जो परंपरागत अल्पतंत्र है वो कुछ समय पश्चात जो है वो सर्वाधिकारवादी या अन्य प्रकार के संरक्षक अल्पतंत्र में बदल जाए। तो इस प्रकार से विकासशील समाजों का तुलनात्मक अध्ययन संभव है। इस अध्ययन का जो प्रयोग है वो आमंड और कोलमैन ने स्वयं ने किया ही, किंतु उसके पश्चात डेविड ईस्टन ने, कार्ल डॉयच ने, कोहन ने, हॉल्ट ने, मॉर्टन कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किया और बहुत श्रेष्ठतम जो अध्ययन है उन्होंने संपादित किए। यदि इसकी आलोचना की दृष्टिकोण से यदि चर्चा की जाए तो आमंड और कोलमैन का ये जो उपागम है, यह उपागम की इसकी मुख्य जो आलोचना है वो ये है कि यह इसके भीतर सोदेश्यता का दोष विद्यमान है। इसका अर्थ ये है कि ये पहले से ही आमंड और कोलमैन ने ये निश्चित कर दिया है कि ये 5 प्रकार के सेट हैं और इन 5 प्रकार के सेट में जो राजनीतिक व्यवस्था फिट नहीं बैठेगी उसको हम अविकसित करार देंगे। तो इस प्रकार से पहले से ही निश्चित कर लेना और उसके पश्चात किसी राजनीतिक व्यवस्था के उसके आधार पर विवेचन और तुलना करना, इसमें आप ठीक प्रकार से उस व्यवस्था का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण दोष है वो ये है कि डेविड ईस्टन ने संरचनाओं के बजाय प्रकारों पर अधिक बल दिया है, जबकि व्यवहार में इन देशों में संरचनाओं का अध्ययन अधिक महत्व के साथ किया जाना चाहिए। और तीसरी आलोचना ये है कि आमंड और कोलमैन ने केवल निवेश प्रकार के जो प्रकार्य हैं उनका विस्तृत विवरण किया है, निर्गत प्रकार्यों को उन्होंने छोड़ दिया है। और साथ ही यह भी एक आलोचना का बिंदु बनता है कि आमंड और कोलमैन ने पश्चिमी प्रजातंत्रों को ही श्रेष्ठ प्रजातंत्रों के रूप में चिन्हित किया है और इस प्रकार से एक उदारवादी पश्चिमी लोकतंत्र को अपने अध्ययन के माध्यम से थोपने और आरोपित करने का प्रयास किया है। किंतु कितनी ही आलोचना की जाए, व्यवहार में आमंड और कोलमैन के द्वारा प्रस्तुत इस संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का जो महत्व है वो कम नहीं हो जाता है। इसने आने वाले अध्ययनों के लिए आधार प्रदान किया। विकासशील समाजों का अध्ययन इसके कारण बहुत आसान हो गया। बाद के जो समस्त वर्गीकरण विकासशील देशों के किए गए उनमें कहीं न कहीं आमंड और कोलमैन के वर्गीकरण की छाप जरूर है। और अंत में यह है कि इसके आधार पर अनेक प्रकार के नए नए उपागमों का निर्माण हुआ और राजनीतिक जो सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, उसमें हम और अधिक वैज्ञानिकता की तरफ आगे बढ़े और अधिक महत्वपूर्ण मध्यस्तरीय सिद्धांतों की रचना इसके आधार पर संभव हुई। धन्यवाद।